अस्सलाम वालेकुम तलबा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज मेरा जो अनवान है रमूज़ औक़ाफ़ में, बेटा रमूज़ औक़ाफ़ के मैं दो पहले लेक्चर दे चुका हूँ। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें भी मैंने दो अनवान रखे हैं, राबता और तफसीलिया। तो आ जाते हैं अपने अनवान की तरफ। बेटा इसकी तारीफ रमूज़ औक़ाफ़ का जो मैंने खाका पहले लेक्चर में दिया आप देख सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पर मैं सिर्फ दो दो अनवान की बात करूंगा। बेटा राबता का मैंने जो इसमें सानी है वक्फ लाजम, और एक नाम है इसका वक्फा लाजम। तो बेटा इसकी मैंने इलामत यहाँ पे डाली हुई है, यानी कि दो डॉट और इंग्लिश में से कॉलन कहते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पर इसकी तारीफ लिखी। रमूज़ औक़ाफ़ की वो इलामत है जिस पर वक्फा से ज्यादा ठहराव होता है। बेटा आप लोगों ने यहाँ पर देखना है, हमने सत्ता की तारीफ ये की थी कि मुख्तसर ठहराव, फिर उसके बाद हमने वक्फा की तारीफ की कि सत्ता से ज्यादा ठहराव। आज हम राबता पढ़ रहे हैं, तो राबता की तारीफ ये है कि वक्फा से। मिसाल देता हूँ, ये सत्ता है, ये वक्फा है, और ये राबता है। अब राबता जो है वो वक्फा से ज्यादा ठहराव पे आ जाएगा। और हमने यहाँ पर इसकी कुछ मिसालें लिखी हुई है। तमहीदी जुमलों के बाद राबता का इस्तेमाल होता है, यानी कि मैंने इसका अलग अलग इस्तेमाल यहाँ पर दो चार जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। मैंने कहा कि जिस तरह हम कहते हैं कि किसी का कौल लिखने से पहले, कौल लिखने से पहले की इलामत होती है। जिस तरह मैंने लिखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। बेटा यहाँ पर राबता को आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने राबता का इस्तेमाल किया। अब आगे मैंने वावैन में ये बात लिखी हुई है। वावैन हमारा अगला अनवान आएगा, अगला टॉपिक होगा। तो बेटा यहाँ पर मैंने लिखा अम्माल का दारो मदार नीयतों पर। दूसरा मैंने लिखा बकौल शायर। तो बेटा बकौल शायर आप यूं भी लिख सकते हैं, और जदीद इमला में बकौल शायर ये दुरुस्त है। और मैंने यहाँ पर ये अलामत का इस्तेमाल किया, आप देख लें। आदमी आदमी से मिलता है दिल, मगर कम किसी से मिलता है। यानी कि शेर लिखने से पहले हम जब लिखते हैं बकौल शायर, तो बकौल शायर के बाद ये अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर बच्चे यहाँ पर तफसीलिया की अलामत डाल देते हैं, यूं कर देते हैं, यानी कि ये बड़ी गलती है। फिर बेटा हमने जो तीसरा इस्तेमाल राबता का लिखा, उसमें लिखा अल्फाज मानी के दरमियान। जब हम एक फहरिस्त बनाते हैं अल्फाज मानी की, तो बेटा एक एक लफ्ज के बाद जिस तरह मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा जीस, तो जीस के दरमियान मैंने राबता का इस्तेमाल किया। आगे इसका मैंने मानी लिखा, जिंदगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है अमर, अमर का मतलब आगे मैंने ये डॉट डालने हैं, और फिर मैंने उसकी आगे मानी लिखने। इसी तरह जितने भी मेरे पास अल्फाज होंगे उनके मानी मैंने राबता के साथ साथ लिखने। बेटा तीसरा जो इसका मैंने चौथा जो इसका मैंने इस्तेमाल लिखा, किसी इबारत का अनवान लिखने के बाद, यानी कि आप देखते हैं सबक का अनवान मैंने यहाँ पे लिखा, ये राबता डाला, और इसके बाद लिखा मजालिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई और अनवान है मेरे पास, और सबक का अनवान मैं लिखता हूँ मुनाकब उमर बिन अब्दुल अजीज। मुसन्नफ का नाम, मुसन्नफ के नाम के बाद भी यही अलामत आएगी, माखज़ सिन दिगर। इस तरह के लफ्जों के बाद भी हम यहाँ पर राबता का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा मैंने लिखा बेटा कि तारीफ में भी हम राबता का इस्तेमाल करते हैं, और कैसे, यानी कि हम लिखते हैं मोरखा, मोरखा या तारीफ लिखते हैं, उसके बाद हम राबता का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम दिन लिखते हैं जो तारीफ होती है, उसके बाद मुखफ़फ़ का इस्तेमाल होता है, इसको खत्मा कहते हैं। उसके बाद महीना लिखा जाता है, और उसके बाद सना लिखी जाती है। बेटा ये उर्दू की दुरुस्त तारीफ ऐसे लिखी जाती है। आगे मेरे पास है किसी चीज की मिसाल देने। हम कभी कभी जुमलों में कहते हैं मसलन, मिसाल। तो बेटा जब हम लिखते हैं मसलन, मैंने यहाँ पर ये अलामत डाली, यहाँ पर भी तफसीरिया नहीं होता। मोस्टली बच्चे यहाँ पर भी तफसीरिया की अलामत डालते हैं, यानी कि ये अलामत यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे, ये भी एक बड़ी गलती है। तो मैंने लिखा अली फूल है, मसलन ये अलामत मैंने डाली, अली फूल है। बेटा ये था मेरे पास राबता। अब मेरा जो अगला इसी के साथ अनवान है, तो बेटा वो है तफसीलिया। जिस तरह मैंने यहाँ पर इसके तीन नाम लिखे, बेटा तफसीलिया के और नाम नहीं होते। तफसीलिया की अलामत मैंने यहाँ पर लिखी है, और इंग्लिश नाम इसका मैंने यहाँ पे लिखा कॉलन एंड डैश। ये इसका कॉलन है बेटा, ये देखें ये कॉलन है, और ये इसके साथ डैश है, यानी कि दो चीजें मिलकर इसको आप कॉलन एंड डैश कहते हैं। और इसकी तारीफ मैंने लिखी कि रमूज़ औक़ाफ़ की वो अलामत है जिस पर किसी चीज की वजाहत तलब होती है, वजाहत मतलूब होती है। हम जिस पर किसी चीज की तफसील में चले जाते हैं। मैंने इसकी कुछ मिसालें यहाँ पे लिखी।
मैंने लिखा जब किसी चीज को झेल या नकात में लिखना मतलूब होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मदरजा झेल इसके अहम नकात, तो ऐसी सूरत में हम उसके बाद तफसीलिया की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी मिसालें लिखी हुई हैं, मसलन वर्जिश के फवायद दर्ज झेल है। बेटा यहाँ पर जब मैंने कह दिया झेल है तो झेल के बाद मैंने यहाँ पर तफसीली अलामत डालनी है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन जो भी वर्जिश के फवायद आप देखते जाए वो यहाँ पर आप उसको तरतीब से लिखते जाते हैं। फिर मैंने साथ लिखा खुतबा हजरतुल वदा के अहम नकात ये हैं। तो बेटा जब हमने नकात या झेल की बात की तो यहाँ पर देखें बेटा मैंने इसका 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन खेल की टीमों के नाम दर्ज झेल है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी टीमें उनको मैंने लिख दिया, पाकिस्तान की टीम, भारत की टीम, आगे उनकी वजाहत मैंने करनी है, फलां की टीम फलां की टीम फलां की टीम, जो भी हमारे पास टीमें आ जाएंगी हम उनके हवाले से यहाँ पर बात कर देंगे। बेटा मैंने आगे इसकी वजाहत कुछ और लिखी, जब किसी का हवाला मतन किसी इबारत का हवाला मतन लिखते हैं तो हवाला मतन के बाद हमने तफसीली अलामत का इस्तेमाल करना है। फिर हम किसी चीज का सियाको सवाक लिखते हैं, उसमें भी हमने तफसीली अलामत का इस्तेमाल करना है। फिर हम किसी चीज की तशरीह हेडिंग लिखते हैं जली रूफ में, तो वहां पर भी बेटा हमने तफसीली अलामत का इस्तेमाल करना है। आगे मैंने यहाँ लिखा जली रूफ में किसी मजमून की हेडिंग, जब हम कोई लंबा टॉपिक लिख रहे हैं, लंबा हमारे पास मौजू है, तो हम उसको हेडिंग बनाकर पॉइंट बनाकर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तफसील लिखी है, यहाँ पे आते हैं तो बात करते हैं। मैंने हवाला मतन लिखा, हवाला मतन के बाद मैंने तफसीली अलामत डाली और इसके बाद आप कह सकते हैं सबक का अनवान, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा मुसन्नफ का नाम माखुज़ सिंध, वहां से नीचे फिर सियाक़ो सबाक़ के बाद मैंने यहाँ पे ये अलामत डाली, फिर उसके बाद तशरीह के बाद मैंने डाली। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम किसी का मजमून लिख रहे हैं, मिसाल मेरे पास अल्लामा इकबाल का मजमून है, तो मैंने अल्लामा इकबाल का हेडिंग ऊपर लिखी, उसके आगे मैंने कोई अलामत नहीं डाली। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ मजमून अल्लामा इकबाल, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ अल्लामा इकबाल। तो बेटा उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर इब्तदाई तालीम, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है इब्तदाई तालीम, उसकी वजाहत हमने 8 सत्रों में करनी है, 10 सत्रों में करनी है, वहां से हो जाएगी। फिर हम उनके कहते हैं कि शायरी के अहम नकात, उन नकात यानी कि यह अलामत डालनी पड़ेगी, फिर उनके नकात की तरफ चले जाएंगे। फिर हम कहेंगे आखिरी दौर, मैंने मुख्तसर किया है इसको आखिरी दौर, तो उसके बाद भी हम ये अलामत डालेंगे और उसको 8 लाइनों में लिखें, 4 सफ़ों में लिखें आपकी मर्जी। तो बेटा ये थे मेरे पास आज के 2 अनवान, यानी कि राब्ता और तफसीलिया। बेटा आ जाते हैं इनके इम्तहानी मारूजी सवाल जो इम्तहान में पूछे जाते हैं, मैंने मुख्तसर से लिखे, इससे ज्यादा बन सकते हैं, यानी कि जो चीजें यहाँ पे मैंने लिखी है इन नुकात से आप मुख्तलिफ किस्म के सवाल बना भी सकते हैं, एग्जामिनर भी आप भी देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके लिए फायदा मंद है। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ सकते हैं 70 से ज्यादा ठहराव किस पर होता है, तो बेटा सॉरी यहाँ पर लिखा है वक्फा से ज्यादा ठहराव किस पर होता है, तो बेटा वक्फा से ज्यादा ठहराव राब्ता पर होता है, यहाँ पर भी हमने ये बात लिखी हुई है। फिर कहा हुआ है राब्ता से कम ठहराव किस पर होता है, अब ये राब्ता है बेटा, राब्ता से कम ठहराव वक्फा पर होता है, ये बात आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी। राब्ता का इसमें सानी कौन सा है, तो बेटा यहाँ पर लिखा है राब्ता का इसमें सानी वक्फ लाजम या वक्फा लाजम है। फिर हमने कहा कि राब्ता की अलामत की निशानदेही करें, तो बेटा ये है राब्ता की अलामत। फिर आपसे पूछ सकते हैं अल्फाज मानी के दरमियान कौन सी अलामत का इस्तेमाल होता है, फिर अल्फाज उसके बाद कौन सी अलामत पर वजाहत तलब होती है, यानी कि हमारे पास आगे मुख्तलिफ 4 अलामतें होंगी, उसमें से आपने दुरुस्त का इंतखाब करना होता है। फिर तफसीलिया की अलामत की निशानदेही करें, उसके बाद आ जाता है कि किसी चीज के निकात के लिए कौन सी अलामत का इस्तेमाल होता है, यानी कि इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के आपसे सवाल किए जा सकते हैं इम्तहानी नुक्ता नजर से। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो सवाल की सूरत में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब करें।